देखिए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप लोग देख लीजिए। सीटेट के एग्जाम में बेसिक जानकारी नहीं आती कि भाई कब लागू हुआ, कब बना, कौन सा अमेंडमेंट हुआ, लेकिन आपके टीचिंग एग्जाम में जरूर आती है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो मोस्टली इंपोर्टेंट आपके पॉइंट होते हैं उन सभी को मैंने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, जिससे आज आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फ्यूचर में भी आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं राइट टू एजुकेशन की, तो साल 2000 में संविधान में एक अमेंडमेंट हुआ था। संविधान में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसका नाम था 86 अमेंडमेंट, यानी 86वां संविधान संशोधन। उसके द्वारा जो आपका आर्टिकल 21A था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 21A और आपका 86 अमेंडमेंट बहुत बार टीचिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो आपका अनुच्छेद 20A है वो कहता है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। देखिए आप लोग देख रहे हो इस टॉपिक का क्या नाम है, शिक्षा का अधिकार। तो बेसिकली हमारे जो संविधान ने हमें शिक्षा का एक अधिकार दिया है। बेसिकली हमारे और भी कई सारे अधिकार है, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, तो उसी में से एक आपका शिक्षा का भी अधिकार है आपका, ठीक है। शिक्षा का अधिकार बेसिकली कहता है कि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी बच्चा हो उसको शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, उसको शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कैसे भी किसी भी वर्ग से आता हो, सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। जो भी बच्चा 6 साल से लेके 14 साल तक का बच्चा होता है, ठीक है। तो शिक्षा देने का अधिकार है आपका। राइट टू एजुकेशन क्या है, एक आपका शिक्षा देने का आपका राइट है, यानी कि आपका अधिकार है, ठीक। तो ये बात यहां पर होगी इसकी बेसिक जानकारी। उसके अलावा इसको जो पारित हुआ था, यानी जो लागू हुआ था ये आपका 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया था। बहुत बार आपके टीचिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। वैसे 2009 को लोकसभा में ये पारित हुआ था, लेकिन लागू हुआ था ये 1 अप्रैल 2010। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा यही चीज ध्यान रखनी है कि 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया था, इस एक्ट को लागू किया गया था, ठीक। ये बेसिक जानकारी मैंने आपको बता दी जो आपके टीचिंग एग्जाम में पूछी जाती है। अब बात करते हैं उन पॉइंट के बारे में जो आपके सीटेट के साथ साथ और आपके टीचिंग एग्जाम में दोनों ही जगह आपको देखने को मिलती है। देखिए अगर आप लोगों ने किसी ने इसका ऑफिशियली डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा, लगभग 16 पेज का है वो, तो उसके अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर 4। उस डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर नंबर 4। उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई है, जो दायित्व होते हैं। दायित्व किसके होते हैं, जो स्कूल होता है और जो आपका टीचर होता है। तो स्कूल और टीचर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई है, ठीक है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी इनके दायित्व की बात की गई है कि टीचर के और स्टूडेंट, टीचर के और स्कूल के क्या क्या दायित्व होनी चाहिए, क्या क्या इनकी जिम्मेदारियां होनी चाहिए, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक। ये आपके वैसे चैप्टर 4 में दी हुई है। वीडियो के अंदर मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाया हुआ है, क्योंकि ऑफिशियली डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसके ऊपर पढ़ते हैं। इसमें बेसिकली कई सारी धाराएं दी हुई है, उन्हीं धाराओं को आपको पढ़ना है कि कौन सी धारा में क्या वाली बात कही गई है। चलिए एक एक करके सभी धाराओं के ऊपर हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं धारा 12 की, जो आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण सीटेट वालों के लिए है, वैसे तो पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां से क्वेश्चन कुछ पता नहीं ज्यादा पूछता है, जो पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। तो देखिए धारा 12 क्या कहती है, इसके ऊपर हम एक बार करके नजर डालते हैं। तो धारा 12 कहती है कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, जो भी निजी स्कूल होते हैं, उसमें रिजर्वेशन की बात करती है। और रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए 25%, यानी कि 25 रिजर्वेशन की बात करती है। आपके सीटेट के एग्जाम में तो जितने भी क्वेश्चन आए जो आपके ऑनलाइन शिफ्ट के अंदर हुए थे, उसमें सेम यही आए थे कि जो गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं, जो निजी स्कूल होते हैं, उसमें आरटी जो एक्ट है आपका किस प्रावधान की बात करता है। तो किस प्रावधान की बात करता है, आपको रिजर्वेशन देने की बात करता है कि जो गरीब स्कूल, जो गरीब बच्चे आते हैं, ठीक है, जिनका जो फैमिली जो बैकग्राउंड होता है लो होता है, तो अपना सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स वगैरह का, और उसके बेस पर पता लग जाता है बच्चा गरीब है। और बच्चा अगर गरीब है तो उसको निजी स्कूल हो गए चाहे प्राइवेट स्कूल हो गए, उसमें 25 रिजर्वेशन ऐसे बच्चों को दिया जाना चाहिए। टोटल स्टूडेंट में से ऐसे 25% बच्चे आपको अपने स्कूल में शामिल करने चाहिए, ये आपका अधिकार कहता है, ठीक है। और प्राइवेट स्कूल के वाले जो होते हैं उनको बड़ी टेंशन होगी इस वालों से, उन्होंने कहा 25% ये ले लेंगे, हमारे इतने खर्चे हम क्या काम करेंगे। प्राइवेट स्कूल वाले काफी बार कोर्ट में भी जाते रहते हैं, कोर्ट वाले भी इनका साथ नहीं देते, ठीक है। इतना कमा रहे हो यार, थोड़ा गरीब बच्चों के लिए कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन के अंदर जो आपकी धारा 12 है वो बात करती है आपकी रिजर्वेशन की। जो गरीब बच्चे हैं उनके रिजर्वेशन की बात करती है कि गरीब बच्चों के लिए भी 25% का भी रिजर्वेशन आपके निजी या प्राइवेट स्कूल के अंदर आपका होना चाहिए, ठीक। पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। दूसरी बात,
ऐसे बच्चों को सफल समावेशन के लिए एक टीचर को इक्विटी पर, ठीक है, इक्विटी पर आधारित पेडागोजी का यूज करना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए स्कूल के अंदर सभी बच्चे आते हैं, गरीब बच्चा आता है, अमीर भी आता है, मध्यम वर्गीय आता है, सभी तरीके के बच्चे देखने को मिलते हैं। बट जो एक टीचर होता है ना, टीचर को हमेशा अपनी जो स्टडी करनी चाहिए, जो प्लान बनानी चाहिए स्टडी से संबंधित, या जो पेडागोजी का यूज करना चाहिए, वो हमेशा ऐसा करना चाहिए जिसमें वो सभी बच्चों को इक्वल समझे, इक्विटी की भाषा देखने को मिले, समानता की भाषा यहां पर देखने को मिले। ठीक है, ऐसी टेक्निक का यूज करना चाहिए, कभी बच्चों में अंतर नहीं करना चाहिए, यार ये गरीब सारा तो इसको कम पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऐसा काम उसको नहीं करना चाहिए। तो ये वाली बात कहते हैं आपके धारा 12 के अंदर, जो आपके सीटेट के एग्जाम में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाते हैं। तो ये वाली बात हो गई, आपकी धारा 12 खत्म हो गई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट धारा के ऊपर। धारा 12 के बाद बात आती है धारा 13 की। धारा 13 में बात की गई है नो कैपिटेशन फीस, और उसके अलावा नो स्क्रीनिंग प्रोसीजर। ठीक है, अगर बच्चा स्कूल में एडमिशन ले रहा है तो उनसे किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं ली जाएगी। जैसे कहते हैं ना, यार वो स्कूल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें जो है ना एडमिशन लेने के लिए जो डोनेशन चलता है, यार 50,000 लगता है, 20,000 लगता है, 30,000 लगता है, उसके बिना स्कूल वाले एडमिशन नहीं लेते। और ये बहुत से प्राइवेट स्कूल वाले ये वाला काम करते हुए, ठीक है। तो अब इस एक्ट के बाद ये वाला काम कह दिया गया कि आप बच्चे से किसी भी प्रकार की या बच्चे के पेरेंट्स से कोई कैपिटेशन फीस नहीं ले सकते, वरना आपको जुर्माना लगाना पड़ेगा। ठीक है, जुर्माना लगेगा आपके ऊपर। और ना ही आप बच्चे का किसी भी तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं, ना ही इंटरव्यू ले सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले क्या होता था, बच्चे का इंटरव्यू ले लिया, टेस्ट ले लिया, अगर बच्चे ने ठीक ठाक अपने नंबर ले गया, ठीक है, ठीक ठाक चीजें बता दी, तो उसको एडमिशन कर लिया, और जो नहीं कर पाया तो उसको एडमिशन नहीं लेते थे। और कुछ प्राइवेट स्कूल वाले ऐसे होते थे, मतलब इतने निकम्मे होते थे कि ये छोटे बच्चे जो होते थे उनके पेरेंट्स के इंटरव्यू लेते थे। अब एक बात बताइए, अगर कोई गरीब घर से आता है, जिसके पेरेंट्स गरीब है, जिन्होंने कभी एजुकेशन नहीं देखी, तो उनमें उनकी क्या गलती है? अगर गरीब का बच्चा है तो क्या उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है? सभी को पढ़ने का अधिकार है भाई। तो आप उनके पेरेंट्स से इंटरव्यू कैसे ले सकते हो? अगर उनके पेरेंट्स इंटरव्यू में पास हो गए तो आपके बच्चों को भी पास करेंगे। तो कुछ प्राइवेट स्कूल ने ऐसी गलत नीतियां अपनाई थी। बेसिकली प्राइवेट स्कूल वाले बहुत गलत नीतियां अपनाते हैं, ठीक है। तो इनके खिलाफ आवाज भी जाती है, कोर्ट के अंदर भी मैटर जाते हैं। तो हालांकि इसके ऊपर अब जहां तक देखने को नहीं मिलता है, तो आपको बात समझनी है, अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल वगैरह आपसे कैपिटेशन की बात करता है, स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करता है, तो आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकते हो। ये वाला अधिकार आपको संपूर्ण आपकी लायबिलिटी रखेगा, ठीक है। तो अगर आपने वाला काम किया तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, यानी पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये वाली बात कही गई है आपकी धारा 13 के अंदर, इस वाले अधिकार के अंदर, ठीक है। तो ये वाली बात आप यहां तक समझ के आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, धारा 14 की बात करते हैं। धारा 14 के अंदर देखिए क्या बात कही गई है। धारा 14 कहता है कि किसी भी बालक के पास अगर कोई एज प्रूफ नहीं है, अगर एज प्रूफ नहीं है तो इसको एडमिशन से इनकार नहीं कर सकते। अगर बच्चा स्कूल के अंदर एडमिशन लेने गया और उससे कह दिया कि भाई कोई एज प्रूफ लेकर आओ, बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिला तो ये नहीं है आप उसको स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते, बिल्कुल गलत। आप उसको स्कूल में एडमिशन करना ही पड़ेगा। अगर उसका बर्थ सर्टिफिकेट ना मिले, एक काम करना, हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ होगा तो हॉस्पिटल से जाके कुछ ना कुछ आपका उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वरना बच्चा गांव देहात में हुआ होगा तो वहां आंगनवाड़ी से आप लोग कुछ कर सकते हो। अगर वहां से भी कोई सर्टिफिकेट ना मिले तो उसके पेरेंट्स का एक एफिडेविट बनवा लेना, पेरेंट्स का एफिडेविट बना देंगे कि पेरेंट्स उसमें कह देंगे कि भाई ये बच्चा हमारा है, ठीक है, और ये यहाँ पर ये ऐसे पैदा हुआ, और जानकारी दे देंगे। तो उस एफिडेविट को लगाकर बच्चे का एडमिशन स्कूल के अंदर करना है। बिना एज प्रूफ के होने की स्थिति में आप बच्चों को एडमिशन से नहीं रोक सकते। और एक बात आपको और बता दूं, जब आप लोग टीचर बन जाओगे, अब बेसिकली जब आप लोग टीचर बनोगे तो ज्यादातर आपको गरीब वर्ग के बच्चे देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि सरकारी स्कूल के अंदर ज्यादातर गरीब वर्ग के बच्चे देखने को मिलते हैं, ठीक। अब मान लीजिए गरीब वर्ग के बच्चे आपको देखने को मिले तो सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, कुछ पैसे मिलते हैं, या फिर जैसे स्कूल ड्रेस का पैसा मिलता है आपको। अगर आपने उनका एडमिशन नहीं करा तो यहां तो अधिकार उनका छिन जाएगा, वो तो अलग बात है, आपके ऊपर केस पड़ेगा। लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो हंगामा कर देंगे कि हमारे बच्चों को मतलब एडमिशन नहीं करा हुआ, हमारा बच्चा वंचित रह गया शिक्षा से, हमारे बच्चों को चीजें नहीं मिली, तो चुपचाप एडमिशन कर देना। जब आप लोग डिपार्टमेंट के अंदर चले जाओगे ना, जब आप लोग विभाग के अंदर पहुंच के काम करोगे, तो आपका नजरिया बदल जाएगा कि यार मतलब क्या सोचते थे और क्या देखने को मिल रहा है। बट ठीक, वो फ्यूचर की बात है। तो आपको ये बात समझनी है कि धारा 14 कहते हैं कि बच्चों को किसी भी प्रकार के एज प्रूफ ना होने की स्थिति में उसको एडमिशन से आप लोग मना नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ ना कुछ उसका लेकर आ जाओ, यार आधार कार्ड लेकर आ जाओ, ठीक है, कुछ ना कुछ उसका लेकर आपको आना चाहिए। आजकल तो जैसे बच्चे के जो अकाउंट में जो पैसा भेजा जा रहा है,
तो पेरेंट्स वगैरह की डीबीटी वगैरह कर रहे हैं, बड़ा थोड़ा हाईटेक मामला हो रहा है, तो आधार कार्ड वगैरह लिंक करके सीधे उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। मतलब जो ड्रेस का पैसा पहले ड्रेस मिलती थी स्कूल की तरफ से, उस ड्रेस को बंद कर दिया, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, सीधा पैसे अकाउंट में जा रहा है। कुछ पेरेंट्स तो ड्रेस सिलवा लेते हैं, कुछ पेरेंट्स दारू पीकर उसका वेस्ट कर देते हैं। ठीक, तो फायदे नुकसान दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे दी हुई है आपकी धारा 15, आपकी दी हुई है धारा 15, कहते हैं नो डिनाइल ऑफ एडमिशन, कि बच्चों को आप किसी भी प्रकार के से एडमिशन से मना नहीं कर सकते। ठीक, जैसे ऊपर बात कही गई थी, अगर बच्चे का एकेडमिक ईयर चल रहा है या एकेडमिक ईयर बीच में भी आ गया, तो भी बच्चों को आपका एडमिशन आपको उसका लेना पड़ेगा। ठीक है, एडमिशन से मना आप बच्चों को किसी भी हालत में नहीं कर सकते। एक तो मैंने बता दिया उनका अधिकार भी है, और दूसरी बात उनके पेरेंट्स आपके ऊपर टूट जाएंगे। यहां तक आप लोग समझिए। चलिए अब बात करते हैं धारा 16 की बात करते हैं। देखिए धारा 16 के ऊपर देखते हैं। धारा 16 कहते हैं कि स्टूडेंट्स को क्लास में ना तो फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से उनको निष्कासित यानी कि उनको निकाला जाएगा। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से सब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर आप लोग देना। ठीक, अब बेसिकली क्या है, 8 क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, ना ही उसको फेल माना जाएगा। इनफैक्ट सीबीएसई तो फेल वर्ड को ही यूज नहीं करती, जो रिपोर्ट कार्ड होते हैं उसमें फेल वर्ड को भी अब यूज नहीं करती। मैंने आपको क्या बताया हुआ है, आपको अगर जॉब लेनी है तो बच्चों को शक्तिमान आपको मानना है कि उससे बड़ा कुछ नहीं। तो देखो बच्चों को फेल लिखने में भी जो बोर्ड है, जो इतने बड़े अधिकारी है, मंत्री है, वो डर रहे हैं। ठीक है, तो फेल नहीं किया जाएगा। लेकिन आप लोग मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, आप लोगों से क्वेश्चन है, मान लीजिए 8 क्लास तक फेल नहीं किया जाएगा। अगर बच्चों को 8 क्लास तक ही कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, उसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, जोड़ घटाई नहीं समझ में आए, तो बच्चा 9th क्लास में क्या पास हो पाएगा? 9th क्लास में बच्चा फिर फेल हो जाएगा। ठीक है, बच्चा क्या हो जाएगा? फिर फेल हो जाएगा। तो बेसिकली आपकी क्या चली थी? नो डिटेंशन पॉलिसी चली थी। कौन सी चली थी आपकी? नो डिटेंशन आपकी पॉलिसी चली थी। इसमें कह दिया कि भाई हम बच्चों को फेल नहीं कर सकते। अगर बच्चों को मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो गया तो बच्चा डिप्रेशन में आकर फिर बच्चा सुसाइड कर लेता है, बच्चे का हित प्रभावित होता है। तो ये वाला तर्क सरकार ने दिया। लेकिन दूसरा तर्क एक जो फैक्ट वाला ये भी दिख रहा है कि अगर बच्चे का बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा 8 क्लास तक, तो 9th क्लास में 10th क्लास में जाके क्या काम करेगा? फिर वहां पर देखने को मिलती है ड्रॉप आउट की समस्या। बच्चा स्कूल छोड़ देता है क्योंकि जब उसकी समझ में ही कुछ नहीं आ रहा तो फिर क्या काम करेगा वहां जाकर। अब आप लोग बताइए, 8 क्लास तक बच्चों को फेल ना करने का जो डिसीजन है वो सही है या गलत है? ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके अलावा 2019 के अंदर एक कमेटी बनी थी सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में, ये कमेटी बनी थी। ठीक है, और इसमें अमेंडमेंट हुआ था, नो डिटेंशन पॉलिसी में अमेंडमेंट हुआ था। देखो बीच का रास्ता मैं आपको बताता हूं। आप लोग तो कहोगे नहीं फेल नहीं करना चाहिए, कोई कहेगा नहीं सर फेल कर दो। ठीक है, अब ये जो पॉलिसी बनी थी 2019 के अंदर सुब्रमण्यम की आपकी कमेटी के इनकी अध्यक्षता के अंदर, इन्होंने कहा कि भाई बच्चा मान लीजिए 8 क्लास के अंदर फेल हो गया, तो 8 क्लास फेल होने के बाद 2 महीने के बाद उसको दोबारा पेपर लेने के लिए आप लोग कहिए कि बच्चे का 2 महीने के बाद दोबारा पेपर होगा। और बेसिकली जो पॉलिसी बनी थी ये 5th और 8 क्लास के लिए बनी थी। अगर बच्चा 5th क्लास में 8 क्लास में फेल हो जाता है तो बच्चों को फेल घोषित मत करो, बच्चे को 2 महीने के बाद दोबारा पेपर बच्चे का करवाओ और 2 महीने तक इसको ट्रेनिंग दो। 2 महीने तक क्या काम करो? इसको ट्रेनिंग दो। और ट्रेनिंग कौन देगा? ट्रेनिंग देगा स्कूल वाले। और 2 महीने के बाद अगर बच्चा पास हो गया तो उससे बढ़िया कुछ बात है ही नहीं, और अगर बच्चा फेल हो गया तो भी हम उसको फेल घोषित नहीं करेंगे, तो भी स्कूल के ऊपर डिसीजन रहेगा कि उसको आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली बात थी आपकी नो डिटेंशन पॉलिसी की बात थी। तो आपको समझ में आ गया कि बच्चों को आप फेल नहीं कर सकते, स्कूल से निष्कासित नहीं कर सकते। ये वाली बात कही गई है आपकी धारा 16 के अंदर कही गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? देखो क्वेश्चन कह रहा हूं, क्वेश्चन की आदत डली हुई है। अगली धारा कह रही है आपकी धारा 17। अब धारा 17 के अंदर बात कही गई है कि आप बच्चों को किसी भी प्रकार की पनिशमेंट नहीं दे सकते, ना ही फिजिकली पनिशमेंट दे सकते और ना ही मोरली पनिशमेंट दे सकते हैं। देखो आप लोग हुए चाहे मैं भी हुआ, स्कूल के अंदर खूब टूटे हैं। ठीक है, खूब डंडे लगे हैं, खूब हाथ पैर में मतलब अच्छे खासे गाल पे थप्पड़ लगे हैं। बट आज की डेट में आप बच्चों को पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं दे सकते, ना तो उनको मारकर पनिशमेंट दे सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड दे दिया। मुर्गे कितने लोग बने थे अपने स्कूल के टाइम में? बताओ कमेंट बॉक्स में। मुर्गा बनाते थे, हाथ ऊपर खड़े कर दिए, याद आई अपनी पनिशमेंट स्कूल के टाइम पर। बट आज की डेट में हम ऐसी पनिशमेंट बच्चों को नहीं दे सकते। ठीक, उसके अलावा हम उसको मोरली पनिशमेंट नहीं दे सकते कि तू तो निकम्मा है, तू तो गधा है, ठीक है, तेरे बस की कुछ नहीं है। आज की डेट में अगर आपने बच्चे की तरफ उंगली भी उठा दी ना, तो समझ लो वो भी उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर आती है। आपके ऊपर कमेटी बैठ जाएगी, रिपोर्ट आपको देनी पड़ जाएगी अपनी। ठीक है, अपना जवाब देना पड़ जाएगा।
मैंने बताया हुआ बच्चा क्या है, बच्चा सबसे बड़ा है, बच्चा शक्तिमान है, बच्चों को कुछ कह ही नहीं सकते आप लोग, तो बच्चों को पनिशमेंट दे सकते हो, बच्चों को पनिशमेंट आप लोग किसी भी प्रकार के नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये वाली बात कही गई है धारा 17 के अंदर, ये वाली बात कही गई है, ठीक है। यार मैं कहता हूं प्यार में गधा बोलता हूं, मैं आप लोगों को क्या बोलता हूं, कभी कभी बोल देता हूं प्यार में गधा बोल देता हूं, तो आप लोग तो मैच्योर हो, आप लोग बुरा थोड़ी मानोगे, लेकिन छोटे बच्चों को गधा बोल दिया वो मैच्योर थोड़ी है, वो तो सेंसिटिव है, उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी, सर ने मुझे गधा बोल दिया, तो आप लोगों को तो बोल देता हूं प्यार में, ठीक है। तो आप लोग बुरा क्यों मानते हो, और बुरा मान लोगे तो करोगे क्या चलिए तो ठीक, तो आप लोग समझ गए, बच्चों को आपको प्रताड़ित नहीं करना और किसी भी प्रकार की फिजिकल पनिशमेंट आपको उसको नहीं देनी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे आपकी दी हुई है धारा 24। ये धारा 24 आप लोगों के लिए है, जो आप लोग भावी शिक्षक हो और कुछ समय के बाद आप शिक्षक भी बन जाओगे, टीचर बन जाओगे, तो आपके क्या क्या कर्तव्य होनी चाहिए, क्या क्या आपकी ड्यूटी होनी चाहिए, उसके बारे में आपको दिया हुआ है, ठीक। चलिए अब देखिए टीचर के जो कर्तव्य दिए हुए, बेसिकली 4 तरीके की चीज आपके आरटी के अंदर दी हुई है। उसमें पहली चीज दी हुई है कि टीचर को पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है, और ठीक है, टीचर को पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है कि टाइम पर आए, रेगुलर अपना काम करे, अटेंडेंस लगाए और बच्चों की अटेंडेंस भी ले, और उसके अलावा जो क्लासरूम है उसके अंदर टाइम से आए और टाइम पर पढ़ाए, ठीक। तो पंक्चुअल की बात करता है जो आपका आरटी 2009 है। उसके अलावा यह कहता है कि बच्चों का जो करिकुलम होता है, जो बच्चे का पाठ्यक्रम होता है, वो एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर टीचर उसको कंप्लीट करा दे, तो ये भी क्या होता है, एक टीचर का कर्तव्य होता है, ठीक है, उसकी ड्यूटी होती है। उसके अलावा जो बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी है, जो बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षण कराया जाए। ये नहीं बच्चे की मेंटल एबिलिटी यहां तक है और आप लोग पढ़ा रहे हो उसको हाई लेवल तक का, ठीक है, ऐसा काम आप लोग नहीं कर सकते। तो इस वाली बात को क्या कहते हैं, ये इसकी ड्यूटीज बताई गई है। उसके साथ साथ में एक ड्यूटी की बात की गई है कि बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चे के अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, टाइम टू टाइम पर उनके साथ मीटिंग करते रहिए कि और बच्चों की जो भी प्रोग्रेस होती है, रिपोर्ट कार्ड होता है, वो उनको बताते रहो कि भाई आपका बच्चा स्कूल में इस तरीके से बिहेव कर रहा है, इस तरीके से चीजों को सीख रहा है, इस तरीके से चीजों को नहीं सीख रहा, तो ये चीज आपको बतानी चाहिए। तो आरटी के अंदर ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं जो आपके शिक्षक के कर्तव्य आपको दिए हुए, ठीक है। इसके अलावा स्कूल वाले आपसे चाहे कुछ भी करा ले वो अलग बात है, लेकिन ये 4 कर्तव्य आपके आरटी के अंदर दिए हुए। तो यहां तक आप लोग समझ गए कि आपके कर्तव्य क्या होंगे जब आप लोगों को जॉब मिल जाएगी, तो ये आपको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके अगली धारा 27 के ऊपर हम लोग पढ़ते हैं। धारा 27 क्या कहती है, ध्यान से सुनो भावी शिक्षकों, अभी आपका जब जो अभी तो जॉब नहीं मिल रही है, भगवान करे आपको जल्दी जॉब मिले, जब आपको जॉब भी मिल जाएगी ना, तब आप लोग फिर परेशान हो जाओगे, यार कैसा डिपार्टमेंट मिल गया, ठीक है, या तो इतना काम करना पड़ता है, हम तो खूब परेशान हो गए ड्यूटी से, वो चीज बात की है, ठीक है। लेकिन आप लोग पहले यहां देखिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आरटी के अकॉर्डिंग जो टीचर होता है उसको गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, उसको शैक्षणिक के अलावा किसी भी और दूसरे कार्य में नहीं लगा सकते। जैसे आज की डेट में कुछ बच्चों, कुछ टीचर को पेरेंट उसमें मिड डे मील में लगाया हुआ था, उनके सामान वगैरह राशन वगैरह लाते थे, बनवाते थे। लेकिन जब एनईपी 2020 आई तो एनईपी 2020 ने क्लियर कह दिया अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कि अब टीचर की किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में उनकी ड्यूटी नहीं लगेगी। इस बात को एनईपी 2020 ने कह दिया। लेकिन जो टीचर की जो ड्यूटी लगती है वो 3 जगह जरूर देखने को मिल जाती है, इन 3 के अलावा कहीं भी टीचर की ड्यूटी नहीं लगेगी आपकी, ठीक है। अब ये मत कह देना जॉब लगने वाला सचिन सर ने तो बताया था 3 जगह ड्यूटी लगाएंगे, चौथी जगह नहीं लगाएंगे। आपके अधिकारी आपके ऊपर फिर अपनी फाइल बना देंगे, आपका वेतन काट लेंगे, फिर आपको कुछ ना कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, जब अपना वेतन छुटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 चीज क्या है, एक तो होगी जनगणना यानी सेंसस, तो अभी देखो 10 साल कंप्लीट हुए, अभी तो हुई नहीं है, कोरोना की वजह से डिले हो गया है, तो जनगणना के अंदर टीचर की ड्यूटी लगती है। उसके अलावा इलेक्शन यानी चुनाव के अंदर टीचर की ड्यूटी लगती है, ठीक है। और अभी जैसे कोरोना हुआ था, आप लोग देख सकते हो कोरोना के अंदर कितने टीचर भी एक्सपायर हो गए थे, मर गए थे, और बात और भी जितने डिपार्टमेंट के लोग थे काफी लोग एक्सपायर हो गए थे, मर गए थे, ठीक है। मुझे अभी भी याद है जब कोरोना का जो लहर आई थी तो मेरी भी उसमें ड्यूटी लगी थी, तो मुझे क्या बनाया था, मुझे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया था, यानी मैं पीठासीन अधिकारी बना था। जो बूथ होता है ना पूरा, जहां पर वोट डलती है, पूरा स्कूल जो होता है, उसकी जिम्मेदारी इस अधिकारी के पास में होती है, जो मैं बना था, ठीक है, मतलब मेरे अंडर में सब कुछ था। तो आप लोग सोच सकते हो उस कोरोना की पीक में मैं बस बच के आया हूं, आप लोगों के सामने दिख रहा हूं, वो एक पीक टाइम था और बहुत लोग मरे थे उसके अंदर, ठीक। तो इलेक्शन में ड्यूटी लगा सकते हैं, आपदा प्रबंधन में टीचर की ड्यूटी लगा सकते हैं, जैसे भी कोरोना आ गया तो कोरोना के अंदर काफी टीचर की ड्यूटी लगा दी थी। तो इन 3 चीजों को छोड़कर और किसी भी जगह आप लोग टीचर की ड्यूटी नहीं लगा सकते, ठीक है। ये 3 आपके ऑफिशियल है, बाकी आपके अधिकारी आपसे कहीं भी कुछ भी लगा ले, आपको बीएलए बना दे या कुछ और बना दे, वो उनका काम है। लेकिन ये 3 आपको ध्यान रखनी है जो आपके पेपर में देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते आपके आगे और क्या चीज दी हुई है।
अब देखिए, अब यहाँ पर टीचर स्टूडेंट का रेशियो आई होप आप लोग सभी को पता होगा, शायद कोई बच्चा नहीं है जिसको ना पता हो कि जो प्राइमरी क्लास होती है, फर्स्ट क्लास से लेके फिफ्थ क्लास तक की जो क्लास होती है, उसमें टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 30:1, यानी 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। ये होता है प्राइमरी क्लास में, क्लास फर्स्ट से फिफ्थ में। उसके अलावा अगर अपर प्राइमरी क्लास है, उच्च प्राथमिक क्लास है, तो वहां पर टीचर स्टूडेंट रेशियो बढ़ जाएगा, 35:1 बढ़ जाएगा। जैसा भी क्या हो गया, यूपी के अंदर बवाल हो गया, ठीक, तो यूपी के जो मिनिस्टर थे उन्होंने कह दिया भाई हमारे यहाँ पर तो टीचर स्टूडेंट रेशियो बराबर है। जब टीचर स्टूडेंट रेशियो बराबर है तो वैकेंसी नहीं निकलने की, ठीक है। तो एक काफी विवाद चल रहा है इसके ऊपर, किसी और दिन डिटेल में बात करूंगा, फिलहाल आप लोग इसको देखिए क्योंकि आपको ये पता भी होगा। तो ये वाली बात आपको पता होगी। उसके अलावा अगर आपके स्कूल में, ठीक, अगर आपके स्कूल में बच्चों की संख्या 200 से अधिक हो जाए तो टीचर स्टूडेंट का रेशियो आपका क्या हो जाएगा, 40:1 हो जाएगा, कि 40 आपके बच्चों पर एक आपका टीचर हो जाएगा अगर क्लास 200 से ज्यादा हो जाए। उसके अलावा अगर प्राइमरी लेवल पर 150 से ज्यादा बच्चे हो जाए, प्राइमरी लेवल पर 150 से ज्यादा बच्चे हो जाए, देखिए प्राइमरी पर क्या होता है आपका 30:1 होता है, तो यहां पर 30 के हिसाब से 5 तो आपके टीचर वैसे ही ऑलरेडी बन जाएंगे। उसके अलावा एक प्रिंसिपल भी यहां पर बढ़ जाता है। अगर बच्चों की संख्या 150 प्लस है तो वहां पर एक प्रिंसिपल होना जरूरी है 5 टीचर के साथ में, ठीक है। ये वाली बात कंप्लीट होगी। उसके अलावा आरटी 2000 के अनुसार एक सप्ताह में जो न्यूनतम घंटे होने चाहिए वो होने चाहिए आपके 45 घंटे होने चाहिए। टीचिंग एग्जाम में मेरे ख्याल से जो आरटी से संबंधित सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया वो आपका यही आया, 45 घंटे वाला पूछा गया, ठीक। तो ये डाउट आपका क्लियर हुआ। उसके अलावा आरटी के अकॉर्डिंग प्राइमरी लेवल पर जो न्यूनतम एकेडमिक आवर्स है, न्यूनतम शैक्षणिक घंटे है, वो होने चाहिए 800, और जो न्यूनतम आपके कार्य दिवस है वो होने चाहिए आपके 200 दिन होनी चाहिए प्राइमरी लेवल पर। लेकिन अगर मैं बात करूं उच्च प्राथमिक स्तर पर तो न्यूनतम शैक्षणिक घंटे होने चाहिए आपके 1000 घंटे, और दिन होने चाहिए आपके 220 दिन आपके होने चाहिए, ठीक। ये वाली कुछ जानकारी जो आपको सामने मैंने डिस्कस की। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि बालकों को क्लास 8 तक निष्कासित नहीं कर सकते। मैंने कहा था बच्चों को हम लोग फेल नहीं कर सकते क्लास 8 तक, और मैंने इसको बता भी दिया कि इसके अंदर क्या हुआ है, 2019 के अंदर अमेंडमेंट हुआ, जो कमेटी आई सुब्रमण्यम की, उन्होंने कहा ठीक है भाई फेल नहीं कर सकते तो बच्चों को 2 महीने बाद दोबारा पेपर कंडक्ट कराओ, उसको सही तरीके से पढ़ाओ, ट्रेनिंग दो, अगर उसके बाद भी फेल हो जाता है तो फिर आप लोगों के हाथ में डिसीजन है, ठीक है। तो लेकिन 8 क्लास तक हम बच्चों को आज की डेट के अंदर फेल नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ इसके ऊपर बदलाव होना चाहिए। अगर 8 क्लास तक बच्चा कुछ नहीं सीखेगा तो 9th में कौन से झंडे गाड़ेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक। उसके अलावा अगला पॉइंट है कि 8 क्लास तक बच्चों को उनकी जो मदर टंग होती है, जो उनकी मातृभाषा होती है, उसमें शिक्षा देनी चाहिए। देखो जैसे मेरी मातृभाषा क्या है, मेरी मातृभाषा हिंदी है, आप लोगों की जो भी मातृभाषा होगी तो आपको मिनिमम क्लास 8 तक उसी में आपको एजुकेशन देनी चाहिए। जब आपको ध्यान हो, मैंने आपको एनईपी 2020 पढ़ाया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ाई थी, तो उसमें क्लियर ये वाली बात लिखी हुई है कि अब बच्चों को जो मातृभाषा होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के जो विचार होते हैं अव्यक्त करने के जो मौके देनी चाहिए उनकी मातृभाषा में देनी चाहिए, उनकी मातृभाषा को सम्मान देनी चाहिए, और एक रिसोर्स यानी संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए उसको, उनकी मातृभाषा को, ठीक है। और कम से कम क्लास 8 तक बच्चा जो भी शिक्षण करेगा वो अपनी मातृभाषा के अंदर करेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ, ये सीटेट में आपका पूछा गया था। आगे देखते हैं, अगला है आपका आरटी कहता है कि क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक के लिए यानी प्राइमरी स्कूल के लिए जो स्कूल से दूरी है, घर से स्कूल की दूरी होनी चाहिए वो मिनिमम आपकी 1 किलोमीटर होनी चाहिए प्राइमरी पर, अपर प्राइमरी पर आपका 3 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, आरटी के अनुसार जो एसएमसी होती है, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, उसका अध्यक्ष होता है पेरेंट्स, यानी कि गार्जियन एसएमसी का अध्यक्ष होता है, ठीक। जो एसएमसी बनती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनती है, लगभग 3/4 इसमें जो आपके कौन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, और इसमें 50% सीटें महिलाओं के लिए आपके रिजर्व होती है कि कम से कम 50% महिला होनी चाहिए। जब आप लोग ऐसे टीचर बन जाओगे तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से पेरेंट्स आपके सामने रहेंगे और ये सभी पॉइंट के ऊपर आप लोगों से डिस्कशन भी करेंगे। बेसिकली इन लोगों का ग्रुप भी बना हुआ है, ठीक है। एक मतलब क्या कहते हैं उसको, ध्यान नहीं आ रहा, एक कमेटी टाइप इन्होंने बनाई हुई है, अपना ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक। उसके अंदर ये काफी लोग जुड़े हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया लेवल तक के लोग जुड़े हुए हैं, ठीक। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि आरटी के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, मान लीजिए कोई सही से देख नहीं पाता, ठीक है, ठीक है, या सही से चल नहीं पाता, या कोई बच्चा दिव्यांग है, तो ऐसे बच्चों के लिए कैसी व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई बच्चा विशेष भी है, कोई सही से देख नहीं पाता, चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, सुन नहीं सकता, उसका आईक्यू लेवल कम है,
तो उसको भी दूसरों बच्चों के साथ एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है, समान शिक्षा देनी चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है कि सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा देनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के, चाहे बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो आपकी, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रावधान की बात करता आरटी 2009। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ कि आरटी के इंप्लीमेंटेशन के बाद, यानी जब से ये एक्ट बना है 2009 और जब से इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है, इसको क्रियान्वित किया गया है, तब से जो क्लासरूम है, जो कक्षा कक्ष है, वो एज के अकॉर्डिंग क्या है, अधिक समझाती है। अब देखो वो कैसे समझाते हैं, मैं आपको बताता हूं। आरटी 2009 बन गया। आरटी 2009 के अंदर क्या वाली बात कही गई है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। अब जो बच्चा 6 साल का होगा तो कौन सी क्लास में जाएगा, फर्स्ट क्लास में जाएगा। जब वो 7 साल का हो जाएगा कौन सी में जाएगा, सेकंड में जाएगा। 8 का हो जाएगा 3 में जाएगा। इसी तरीके से आगे क्लास में भी जाएगा। तो आप लोग क्या देखोगे, जो एक क्लास के अंदर माहौल मिलेगा, मान लीजिए फर्स्ट क्लास है कोई, तो फर्स्ट क्लास के अंदर मैक्सिमम बच्चे आपको 6 साल के मिलेंगे। अगर सेकंड क्लास के अंदर आप लोग जाओगे तो वहां पर मैक्सिमम बच्चे आपको 7 साल के मिलेंगे। तो क्लासरूम के अंदर क्या मिलेगा, एज के अकॉर्डिंग, आयु के अनुसार अधिक समझाते मिलेंगे, एक जैसी जाति के मिलेंगे, मतलब एक जैसी उम्र के बच्चे वहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये वाला काम तो जरूर हो गया जब से आरटी का इंप्लीमेंटेशन हुआ है हमारे स्कूल के अंदर। तो ये वाला पॉइंट आप समझ गए, ये सीटेट में आपका पूछा गया था, ठीक है। उसके अलावा अगले पॉइंट के ऊपर नजर डालिए। अगला पॉइंट कहता है, ये क्वेश्चन भी आता है सीटेट के अंदर, पिछले कुछ टाइम से आ रहा है, कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, ठीक, कौन से होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके लिए भी मुफ्त शिक्षा की बात करता है, बट ये 18 साल तक की बात करता है। अगर कोई सामान्य बच्चा है तो उसको 6 साल से लेकर 14 साल तक की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसके लिए 6 साल से लेकर 18 साल तक की आपकी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हो जाती है। 4 साल इनके बढ़ जाते हैं दिव्यांग बच्चों के लिए, ठीक। तो ये आपका आरटीई का पूरा कंसेप्ट, पूरा चैप्टर था, जो मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको समझा दिया। और जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम होते हैं, चाहे आपका सीटेट का भी एग्जाम होता है, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा।